हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड बता रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से भी फॉर्मेट जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो डायरेक्ट मेथड से भी बता दूंगी। अभी हम कर रहे हैं इसे इनडायरेक्ट मेथड से और एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, राइट। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कैश के फ्लो का स्टेटमेंट। कैश का फ्लो कैसा हो सकता है? दो तरीके का हो सकता है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। तो ये सिंपली आपको ये स्टेटमेंट आपको बताएगा कि कैश का इनफ्लो कहाँ से हुआ है और आउटफ्लो कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है कैश का और क्लोजिंग बैलेंस भी है कैश का। 5 लाख रुपीज मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस है और 8 लाख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस है। आप बोलोगे मैम कैश का ओपनिंग बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है, माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, कितने का हुआ। तो कैश पोजीशन तो हमको पता चल गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है? मान लेते हैं यहाँ पर 3 लाख का जो डिफरेंस आया है वो इंक्रीमेंट है अभी, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा ये 3 लाख की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। हो सकता है 3 लाख के पीछे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है और ये इफेक्ट तो बहुत छोटा सा आया है, मतलब ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा सा आया है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो गई हो, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको ये पता चलेगा कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है। तो ये जरूरी है, सिर्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखकर या बैलेंस देखकर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं है ये बैलेंस, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको भी हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फर्स्ट एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें हम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को, वो वाले इनफ्लो आउटफ्लो को देखेंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से हुए हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है बिजनेस की? जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, जो कोर काम है बिजनेस का। अगर कोई कंपनी पेन प्रोड्यूस करती है तो उसका मेन काम क्या है? पेन प्रोड्यूस करना, ना कि फिक्स एसेट्स खरीदना, ना कि इक्विटी शेयर इशू करना, ना कि प्रेफरेंस शेयर इशू करना। उसका ये मेन काम नहीं है, उसका काम है पेन बनाना और पेन बेचना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें किस में आएंगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और डिटेल में इसको भी मैं बाद में बताती हूँ, सबसे एंड में करेंगे इसको। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है नहीं, पर इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। तो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, बिजनेस ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उस एक्टिविटीज से इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का, उसको हम किस में लेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं कैसे कैसे होगा। हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कैसे किया? हमने कोई फिक्स एसेट खरीद ली या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जैसे शेयर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए। तो हम ये कुछ भी चीज़ खरीदेंगे, कुछ भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करेंगे तो हमको पैसा देना होगा, तभी तो हमको शेयर मिलेंगे, तभी तो हमको बॉन्ड मिलेंगे, तभी तो हमको फिक्स एसेट मिलेगी। तो वहाँ क्या हो रहा है इस केस में? आउटफ्लो ऑफ कैश। और आउटफ्लो ऑफ कैश को हम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस में रखेंगे, है ना। इनफ्लो ऑफ कैश प्लस आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस। तो माइनस ये आ गए आपके दो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर अभी हम इन्हीं को सेल करने जाते हैं, फिक्स एसेट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, शेयर को, डिवेंचर को, जिसको भी हम सेल करने जाते हैं, तो क्या होगा? सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो हो जाएगा आपका इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है ये? अब बात आती है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट। जिस इन्वेस्टमेंट को हमने किया है, किसी का हमने शेयर खरीदा है मान लेते हैं, या डिवेंचर खरीदा है, तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलेगी या डिविडेंड मिलेगा। वो इंटरेस्ट और डिविडेंड
पी एंड एल में नहीं आएगा वो ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब पी एंड एल में तो आएगा पर अभी हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं रखेंगे, इसको हम किस में रखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी तरह से जो हमने फिक्स एसेट परचेज करके रखी है उसका भी रेंट जो आएगा वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, ये सारे हो गए प्लस, ये हो गए माइनस, जो भी आपका आंसर आएगा उसका टोटल करके ये बाहर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आपको डिटेल बताएगा फाइनेंसिंग कैसे हुई है, किसी बिजनेस की फाइनेंसिंग कैसे हुई है, शेयर से हुई है, डिवेंचर से हुई है, लोन से हुई है, कैसे हुई है। वो हुआ इनफ्लो ऑफ कैश, हमने शेयर इशू की है मान लेते हैं, तो शेयर इशू जब करेंगे तो पैसा आएगा, कंपनी शेयर इशू करेगी तो पैसा आएगा ना। इसी तरह से डिवेंचर इशू किए तो भी पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मींस लोन वोन लिया तो भी पैसा आएगा। तो ये तीनों चीजें किस में आ गई, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और सिमिलरली हमने रिडेम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर का तो पैसा देना पड़ेगा, रीपेमेंट किया डिवेंचर का या लॉन्ग टर्म बोरोइंग का तो भी पैसा देना पड़ेगा। और जैसे हमको जिस तरह से हमको फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट मिल रहा था, इसी तरह से जब हम फाइनेंसिंग करेंगे, जब हम शेयर इशू करेंगे, जब हम डिवेंचर इशू करेंगे या लोन लेंगे, तब हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमको मिल रही थी इंटरेस्ट, डिविडेंड मिल रहा था, रेंट मिल रहा था, तो हमने उसे रखा था इनफ्लो ऑफ कैश में। यहाँ पर हम पे कर रहे हैं तो ये किस में आएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर। बहुत सिंपल एक्टिविटीज हैं ये दोनों, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सिंपलेस्ट एक्टिविटीज है, इसमें तो जरा भी टेंशन की बात ही नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल आ जाएगा आपका यहाँ थर्ड कॉलम में। अब आते हैं ये वाला एरिया डिस्कस कर लेते हैं, ये तीनों चीजें क्या हैं, फिर आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। ये वाला ये जो पॉइंट है ये बता रहा है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीनों जो एक्टिविटीज आएंगी, एक ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और ये तीसरा फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटीज को मान लेते हैं ये वाला आया माइनस में तो इन दोनों को प्लस किया और इसको माइनस किया, फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो आपका होगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब आते हैं ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। जो एग्जांपल अभी मैंने लिया था उसी से ही समझा देती हूँ। बिगिनिंग में हमारे पास कैश बैलेंस था 5 लाख और एंड में क्या हो गया था 8 लाख और इंक्रीमेंट कितना था 3 लाख। ठीक है, इसी से समझ लेते हैं तीनों एक्टिविटीज इससे मैच करनी चाहिए, क्योंकि ये तो 5 लाख और 8 लाख हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तो हमको लिखी लिखाई चीज मिल जाएगी, इससे तो हमारा आंसर टैली होगा बल्कि कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया है या नहीं। ठीक है, तो बिगिनिंग में आ गया आपका बैलेंस 5 प्लस किया 3, इससे मैच करना चाहिए 8 से, तब हमारा क्वेश्चन ठीक है। राइट, अब आते हैं मेन एक्टिविटी जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थोड़ी सी इसमें मेहनत है, समझने की ज़रूरत है, बाकी ये भी इजी है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से, तो इनडायरेक्ट मेथड से कुछ तो चीज़ उल्टी कर ही रहे होंगे हम, है ना, कुछ तो घुमा रहे होंगे, तभी इसका नाम इनडायरेक्ट मेथड है। तो इसमें घुमाने वाली चीज़ ये है कि हम इसमें जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो डायरेक्ट नहीं ले रहे, उसको हमने इनडायरेक्ट कर दिया, थोड़ा घुमा के ले लिया। हमने क्या किया, P&L से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा लिया। नेट प्रॉफिट कब आता है, जब ट्रेडिंग की सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी होती है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होता है, P&L बन चुका होता है, तब आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है,
तो हमने वो नेट प्रॉफिट उठा लिया। पर अब आप कहोगे मैम इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, वो तो नहीं आने चाहिए थे इसमें। फिर आप ये भी सोचोगे मैम कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होंगे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं आने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस या प्लस कर देते हैं। जिसको हम माइनस करके आए हैं उसको प्लस कर देते हैं, और जिसको हम प्लस करके आए हैं मतलब इनकम्स को हम प्लस करके आए हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और क्लियर करती हूँ इसको। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, है ना, होगा। अब इसमें हम प्लस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये आइटम्स एक्सपेंसेस है मेनली, है ना। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। नॉन कैश चीज का तो यहाँ जगह ही नहीं है। नॉन कैश चीज है उसके लिए तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं, हमको नॉन कैश चीज यहाँ नहीं चाहिए। और नॉन ऑपरेटिंग इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं एक्सपेंसेस कौन कौन से आ सकते हैं यूजुअली, और भी हो सकते हैं, यूजुअली कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं वो देखते हैं। डेप्रीशिएशन, डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसमें कोई कैश नहीं लगता है। हम डेप्रीसिएशन लगाते तो रहते हैं फिक्स एसेट्स पर, इसमें कोई कैश नहीं आता जाता। इसी तरह से गुडविल, गुडविल भी जब राइट ऑफ करते हैं तो भी कोई कैश का काम नहीं है और ये नॉन ऑपरेटिंग भी है। इसी तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो शुरुआत में हो गए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया था तब एक्सपेंसेस हो गए, ह्यूज अमाउंट एक्सपेंस हो गया, उसको हम धीरे 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 राइट ऑफ करते रहते हैं, तो उसमें भी अभी हमारा कोई कैश नहीं जा रहा है एवरी ईयर। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ, इसी तरह से डिस्काउंट पर अगर हमने डिवेंचर इशू किए हैं तो वो भी हम कैश नहीं हुआ, इसमें कोई कैश नहीं जा रहा और ये नॉन ऑपरेटिंग भी हो गया। इसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल फिक्स असेट पर अगर हमने सेल की है तो लॉस हो रहा है, पहली बात तो ये नॉन कैश है, ठीक, कैश कम मिला होगा, नॉन कैश हुआ, इसमें कैश से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाओ। ठीक है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब आता है माइनस, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये यूजुअली है आपकी, मतलब मेनली है इनकम्स। इसमें आता है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हुई है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, अभी मैंने बात की थी। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव हमको कब होगा, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। भागो यहाँ से, यहाँ इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आता है, तो हमने इसको प्लस किया होगा ना, इंटरेस्ट रिसीव को और डिविडेंड रिसीव को हमने P&L में प्लस किया था, उसको भी यहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस। और आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिस तरह से लॉस हुआ था उस तरह से प्रॉफिट भी होगा, तो ये भी हमारा किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, इसका भी यहाँ कोई काम नहीं है, इसको भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इन सबको प्लस और ये माइनस करके जो फाइनल आएगा वो आप आएगा, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप सोचोगे मैम यहाँ तक सारी बात अच्छी चल रही थी, क्लियर भी हो गई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ये सारे एक्सपेंसेस ले लिए थे, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिए थे, अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्यों लिए? तो ये जो करंट एसेट्स हैं और ये करंट लायबिलिटीज हैं, ये शॉर्ट टर्म है, ये तो हमको पता है, और ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। यूजुअली ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होती है करंट एसेट्स भी और करंट लायबिलिटीज। तो क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं तो इनका लेना देना इससे है, तो इनको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही रखा जाएगा। अब ये वाले तो हमने सिंपली नेट प्रॉफिट उठाया था और ये सब माइनस या प्लस कर करा के हमने ये निकाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में ये कैसे चेक करें, कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, करंट एसेट हमारी ले लेते हैं डेटर्स और करंट लायबिलिटीज हमारी ले लेते हैं क्रेडिटर्स। सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये। डेटर्स अगर हमारे इंक्रीज होते हैं,
डेटर्स अगर हमारे इंक्रीज होते हैं, डेटर्स कौन हुए? वो लोग जो हमको पैसा देंगे, वो लोग जो हमको पैसा देंगे। तो डेटर्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो हमारी करंट एसेट्स कम हुई होगी, है ना। इसी तरह से डेटर्स डिक्रीज हुए हैं, यहाँ डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये अगर डेटर्स इंक्रीज हुए हैं या करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है तो हमारे कैश का आउटफ्लो होगा। ये हो गया, इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो। और डेटर्स या करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तब क्या होगा? इनफ्लो। तब क्या होगा? इनफ्लो। डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब उनसे पैसा आ गया है, उनसे पैसा आ चुका है, अब हमारे पास कैश बैलेंस बढ़ गया और डेटर्स कम हो गए तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ ना। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट आ गया तो क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल तो कम हो जाएंगे पर कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, क्रेडिटर्स कौन है? जिसको हमें पैसा देना है, इंक्रीज होते हैं, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होने पर हमारे कैश का इनफ्लो होगा। करंट लायबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी तब इनफ्लो ऑफ कैश होगा, और करंट लायबिलिटीज जब डिक्रीज होंगी, क्रेडिटर्स जब डिक्रीज हुए तब क्या हुआ? आउटफ्लो। क्लियर है? क्रेडिटर्स जब डिक्रीज हुए तब क्या हुआ? आउटफ्लो। इंक्रीज हुए तब क्या हुआ? इनफ्लो। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया तभी तो डिक्रीज होंगे, तो पैसे दिए होंगे तभी क्रेडिटर्स कम हुए ना। इसी तरह से बिल्स पेबल तभी कम होंगे जब हमने पेमेंट कर दिया होगा। तो ये इस तरह से समझ में आ गया ये कैसा रिलेशन है इसको। और ये तो आपने समझ लिया, अब इसको ऑन टिप्स करने के लिए क्या करना है, जो एकदम एग्जाम में बैठे और हमको दिमाग में आ जाए क्या करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं मारना पड़े क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो इसमें हम क्या चाहते हैं? बिजनेस में करंट एसेट्स बढ़े और करंट लायबिलिटीज़ कम हो जाए, यही चाहते हैं ना। ये तो हो गया आपका लॉजिक। अब ये मैं आपको ऑन टिप्स पर बात बता रही हूँ ये कैसे करना है। करंट एसेट्स हम चाहते हैं बढ़े और करंट लायबिलिटीज़ हम चाहते हैं घटे। हम नहीं चाहते कि करंट लायबिलिटीज़, ये तो हम चाहते हैं वो वाला है, और ये हम नहीं चाहते ये वो वाला है। हम नहीं चाहते कि करंट एसेट्स कम हो या करंट लायबिलिटीज़ बढ़ जाएं, है ना। तो ये दोनों काम उल्टे करेगा, इसमें हमको दोनों काम उल्टे करने हैं। करंट एसेट्स कम हो और करंट लायबिलिटीज़ बढ़ रही हो तो उसको तो कर देना है ऐड। जहां पर करंट एसेट्स बढ़ रही हो, करंट लायबिलिटीज कम हो रही हो, उसको कर देना है माइनस, लेस, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रिक। उल्टा काम करना है, जो हम चाहते हैं उसका उल्टा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई। पर इससे ये ट्रिक को करने से पहले ये फंडा जरूर समझ लेना, क्योंकि फ्यूचर में ये ट्रिक काम नहीं आएगी। कहीं किसी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये ट्रिक काम नहीं आने वाली है। फंडामेंटल्स क्लियर होने जरूरी हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो प्लस और माइनस कर लिए, इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया इसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक लास्ट काम कर देना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया था, तो अभी हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे। जो इनकम टैक्स हमने पे किया है उसको फाइनली माइनस कर देंगे। अब ये जो थर्ड कॉलम में आपकी फिगर आई है वो कौन सी हो जाएगी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपके पास तीन आ गए, एक हुआ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड कौन सा हुआ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों को प्लस करके क्या आ रहा होगा आपका, ये जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको ओपनिंग में प्लस करके ये क्लोजिंग से मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मीनिंग है। कैश तो समझ में आ रहा है, कैश है।
कैश इक्विवेलेंट्स में आपका कैश और बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, वो वाले इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो वाले इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगे। ठीक, चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।